Hello and welcome back to Sports Wala Sir. We are here with chapter number 9 of Physical Education, grade 11 CBSE. The name of the chapter is Psychology and Sports. Unit 9 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और चैप्टर का नाम साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स है। हम देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है। तो सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। देन द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देन एडोलेसेंट प्रॉब्लम एंड देन मैनेजमेंट, team cohesion and sports, and at last we have introduction to some psychological attributes, that is attention, resilience and mental toughness. सो वन बाय वन सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन, स्पेशली दोज अफेक्टिंग बिहेवियर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। जब भी किसी के माइंड की या फिर जो है सो उसके फंक्शंस की, उसके बिहेवियर की जो स्टडी की जाती है, दैट इज टर्म्ड एज साइकोलॉजी। द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक और एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर बिहेवियर इन स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट। जब स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजी की बात होती है जिसमें कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑफ दैट नॉलेज, दैट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बोला जाता है जो कि नॉलेज ड्रॉ करता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में से, जिसमें से बायोमैकेनिक्स है, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी एंड साइकोलॉजी है। तो इन सारे के सारे फील्ड्स में से जो है सो नॉलेज ग्रैब किया जाता है। देन कमिंग ऑन टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं माइंड में। वन इज टू अंडरस्टैंड हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट इंडिविजुअल फिजिकल परफॉर्मेंस। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे किसी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। एंड द सेकंड वन इज टू अंडरस्टैंड हाउ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज अफेक्ट अ पर्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग। अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो कैसे उसका इफेक्ट होता है। दैट टू पार्ट्स आर देयर। इंपॉर्टेंस की बात करो तो सब द फर्स्ट इंपॉर्टेंस एनहांसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज। साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज प्ले इंपॉर्टेंट इन एनहांसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो क्या होगा कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उसके लिए आपको साइकोलॉजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप साइकोलॉजिकली फिट हैं तो आपकी जो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, स्पीड आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो बहुत हद तक प्रॉपर काम करेगी। और इसके लिए मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन लर्निंग द मोटर स्किल्स। अगर आपको कोई भी मोटर स्किल सीखना है तो उसके लिए जो है सो फिजियोलॉजिकली एंड एज वेल एज साइकोलॉजिकली आपको रेडी होना पड़ेगा, तो ही आप मोटर स्किल सीख सकते हैं। देन फिजियोलॉजिकल रेडीनेस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी। फिजियोलॉजिकल मीन्स खुद को स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस के हिसाब से रेडी करना। एंड साइकोलॉजिकली रेडीनेस का मतलब होता है कि विलिंगनेस टू लर्न, सीखने के लिए रेडी होना पर्टिकुलर स्किल को, दैट इज साइकोलॉजिकल रेडीनेस। Then in understanding the behavior, sports psychology helps a lot. Sports person interest, attitude towards physical activity, personality traits and instinct. This information is used in different sports situation. कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है फिजिकल एक्टिविटी के टुवर्ड्स में, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के टुवर्ड्स में, तो ये हर डिफरेंट के अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग सिचुएशन में इसको यूज़ किया जाता है। देन इन कंट्रोलिंग द इमोशंस, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो हेल्प करता है एंगर को, डिस्गस्ट, फियर, नेगेटिव थिंकिंग को, फीलिंग ऑफ ओनरशिप। ये सारे इमोशंस है जो कंट्रोल करने होते हैं स्पोर्ट्समैन को। तो इस ये जो है सो अनकंट्रोल अगर इमोशंस होगा तो इससे आपकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो इन इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। देन एक एक एथलीट को स्कूल में प्ले करना डिफरेंट बात होती है, कंपटीशन में प्ले करना अलग बात होती है। तो एक एथलीट को साइकोलॉजिकली कैसे कंपटीशन में परफॉर्म करना है, वो कैसे खुद को रेडी कर पाएगा, इसके लिए भी साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, विल टू विन के ऊपर, कि उनको जीतना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर काम करते हैं। देन इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है स्पोर्ट्समैन की, जैसे बाकी सबकी होती है वैसे उनके भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी एक कॉमन इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है। उनके अंदर भी डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इन सबको दूर करने के लिए, इन सबसे दूर रहने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज। द ग्रोथ ऑफ अ person or animal is its process of increasing in size, shape, height or weight, which can be measured very easily. साइज, शेप, हाइट और वेट में जब कोई ग्रो करता है, दैट इज टर्म्ड एज ग्रोथ। इसको फिजिकल टर्म में मेजर किया जाता है और मोस्टली ये नंबर्स होते हैं। डेवलपमेंट में होती है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप्ड, जिसमें इवोल्यूशन है, ग्रोथ है, मैच्योरिंग है, एक्सपेंशन है, एनलार्जमेंट है, स्प्रेड है, प्रोग्रेस, सक्सेस, ब्लॉसमिंग, ब्लूमिंग। और ये जो है सो नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर। जो ग्रोथ होती है दैट इज फ्रॉम बर्थ टू सम एज, एक्सटेंड ऑफ द सम एज, बट जो डेवलपमेंट होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, consist of a progressive series of changes of an orderly coherent type towards the goal of maturity. देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो स्टेजेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, कि एक बॉर्न से लेकर एडल्टहुड तक किस तरीके का स्टेज होता है, तो उसमें 4 स्टेज है: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड।
तो इन्फेंसी देख लेते हैं। ग्रेस्पिंग पावर एंड थिंकिंग एबिलिटी ऑफ ब्रेन इज वेरी फास्ट, अंडरस्टैंड एंड स्पीक्स द लैंग्वेजेस। इस एज में जो है क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती है, दे आस्क वेरियस क्वेश्चंस, दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर इमोशंस एंड दे टेंड टू फॉरगेट। जो छोटे बच्चे होते हैं अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज, ये सारे कैपेसिटीज और एबिलिटीज आप उनके अंदर देख पाओगे। एग्जिबिट्स इमोशंस थ्रू मोटर स्किल्स एक्टिविटी, वो डिफरेंट डिफरेंट मोटर स्किल्स एक्टिविटी करके अपने इमोशंस को एग्जिबिट करते हैं। देन उनको जो है सो मोटर स्किल्स लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग एक्सेट्रा, ये सब सीखने में बहुत मजा आता है, एंड दे लर्न इट। देन दे लर्न टू यूज फिजिकल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड सेंसरी ऑर्गन्स इन बैलेंस्ड वे। वो धीरे धीरे अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को जो है सो बैलेंस्ड वे में लर्न करते हैं। देन स्टेज फ्रॉम 6 ईयर टू एज ऑफ 12 ईयर, जो 6 से लेकर 12 साल का एज होता है, इन दिस दे कैन कंट्रोल देयर मसल्स, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है सो एफिशिएंट होती है इस एज ग्रुप में। कंसंट्रेशन पावर एंड थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। लर्न टू कंट्रोल देयर इमोशंस एंड बिहेवियर्स, they they start developing social qualities in them. Then they show the qualities like courage, imagination, adventure, etc. They have their idols and they try to make them, yeah, they try to imitate them, उनकी तरह बनना चाहते हैं, और स्ट्रांग मेमोरी पावर होती है इस एज ग्रुप में। देन कम्स ऑन स्टार्ट्स आफ्टर चाइल्डहुड एंड एंड्स अराउंड 19 ईयर्स ऑफ एज, जिसको टीन एज भी बोला जाता है। एक कॉम्प्लेक्स चेंज का स्टेज होता है जिसके अंदर 5 पार्ट में डिवाइडेड है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोस्टर कैरेक्टरिस्टिक। देख लेते हैं वन बाय वन सारे। फिजिकल कैरेक्टर्स में क्या क्या होता है? मेनी फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस: mustache in beard in boys, breast development in girls. Then we have height, weight, bones, muscle power begin to mature. डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। देन बॉडी स्ट्रक्चर को आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर में। देन जो है सो फिजिकल चेंजेस जो होती है इस एज में, जिसकी वजह से जो मेल फीमेल्स होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, दे बिकम इम्पेशेंट, रेस्टलेस हो जाते हैं, एंड वरीड एज दे डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द चेंजेस। उनके अंदर चेंजेस का जो नॉलेज नहीं होता, इसकी वजह से दे गेट वरीड। देन इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है तो ये एज ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पे फुल ऑफ इमोशंस होते हैं। ऑल्ट्रेशन बिटवीन इंटेंस एक्साइटमेंट एंड डीप डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो जाता है और कई बार जो है सो डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। देन इस एज ग्रुप में दे बिकम सेक्चुअली एक्टिव। लव, हेट, एंगर, ग्रीड, जेलसी एक्सेट्रा आर द इमोशंस विच ट्रैप देम, ये सारे इमोशंस उनको ट्रैप करते हैं। फाइंड डिफिकल्ट टू कोप अप विद डिसरेस्पेक्ट और एंड डिसग्रेस, अगर यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट एंड डिसग्रेस होती है तो दे फाइंड वेरी मच डिफिकल्ट टू कोप अप। तो इस एज ग्रुप में ऐसा सब देखने को मिलेगा आपको। देन सजेशन एंड गाइडेंस ऑफ एल्डर इज डिसलाइक्ड, वो जो है सो इस एज ग्रुप में कोई उनको गाइड करता है, कोई सजेशन देता है तो वो उनको पसंद नहीं आता है। देन वी हैव सोशल कैरेक्टरिस्टिक, वो एज ग्रुप ऐसा होता है जिसमें कि दे वांट टू सेट देयर ओन स्टैंडर्ड, वो खुद को पहचान बनाने के लिए निकले होते हैं। दे वांट टू कि एवरीवन नो देम। देन रेडी टू रिवॉल्ट होता है, वो बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है इनके अंदर, दे वांट कि उनको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन मिले। देन दे स्टार्ट बिल्डिंग लॉन्ग लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप विद बॉयज एंड गर्ल्स। देन दे कीन टू पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वेयर दे कैन इंटरेक्ट विद पर्सन ऑफ देयर एज ग्रुप। कंसिडर फ्रेंड्स ऑफ देयर एज ग्रुप एज द मोस्ट ट्रस्टवर्थ, जो उनके दोस्त होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं। देन कमिंग ऑन टू मोटर कैरेक्टरिस्टिक, मोटर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। बॉयज हैव बेटर मोटर कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज ड्यू टू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन बॉयज एंड गर्ल्स हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी। परफॉर्मेंस इन वेरियस स्पोर्ट्स improves considerably during this age. Regular participation in sports and training can lead to continuous motor development. देन जो एज आता है एडोलेसेंस वाला, इन दिस पीरियड थ्रू विच अ ग्रोइंग पर्सन टेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, चाइल्डहुड से मेच्योरिटी वाला जब एज डिफाइन होता है, जब ट्रांसफर हो रहा होता है, इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइव। ये एक सिचुएशन जब आपकी लाइफ चेंज हो रही होती है, यू मूव ऑन टू मेच्योरिटी फ्रॉम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड खत्म होकर मेच्योरिटी में मूव होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेस होती है, स्ट्रेन होती है, स्टॉर्म एंड स्ट्राइव आती रहती है लाइफ में। एक चाइल्ड, ये जो ऐसा एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे चाइल्ड जो है सो सब कुछ खुद से करने की कोशिश करने लगता है, दे ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स। तो इसके अंदर जो सोशल कोऑर्डिनेशन, जो अब बात कर लेते हैं एडोलेसेंस के प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एडोलेसेंस को। सबसे पहला फिजिकल प्रॉब्लम है, इंटरनल एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स होती है, फिजिकल अपीयरेंस में उनको ध्यान ज़्यादा चला जाता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स होने लगता है। देन मेंटल प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाती है एडोलेसेंस में, अंदर में स्ट्रेस एंड टेंशन आर द कॉमन प्रॉब्लम। डिफिकल्टी इन कॉपरेशन, मेल एडजस्टमेंट, दे टेंड नॉट टू एडजस्ट एवरीवेयर। देन प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, रिवोल्ट का बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देन स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं।
टीम में काम करना मुश्किल पड़ जाता है उनको। देन पेरेंटल एंड पीयर प्रेशर हर टाइम लगा रहता है इस वक्त पे। देन इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, दे इमोशनली कई बार जो है सो दे इंटेंसली इमोशनल इमोशनल लाइफ जीने लगते हैं। देन बहुत सारी इमोशंस में फ्लक्चुएशन आती है इस एज ग्रुप में। देन प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स, इस एज ग्रुप में अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्यूरियोसिटी लीड्स टू ट्रबल, और क्यूरियोसिटी होने की वजह से क्या होता है कि जो ट्रबल्स के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। देन प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ सपोर्ट, इस समय जो है वो खुद की पहचान बनाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर में, और इसके लिए जो है सो वो अपने फ्रेंड्स फैमिली सबकी यूज़ करते हैं। करियर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आने लगता है इस एज ग्रुप में। देन फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, दे वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, उनको डिस्ग्रेस रहता है कि मुझे कहीं कोई बुरा ना फील कराए, और जो है सो उनको डिसरेस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है इस एज ग्रुप में। देन सोशल प्रॉब्लम्स होती है, वन टू चेंज द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी, वो सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। देन पीयर ग्रुप उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, ईजी टू फॉल प्रे टू वाइसेस लाइक स्मोकिंग ड्रिंकिंग ड्रग्स। देन इन सबको मैनेज कैसे करेंगे, क्या करेंगे तो एडोलेसेंस के प्रॉब्लम्स को दूर। सबसे पहले क्या, एजुकेशन और मोटर डेवलपमेंट, उनको जो है सो मोटर डेवलपमेंट का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। देन साइकोलॉजी का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें पेरेंट्स एंड टीचर को जो है सो बेसिक नॉलेज होना चाहिए साइकोलॉजी का। इंटरेक्शन ऑफ टीचर स्टूडेंट, पेरेंट्स स्टूडेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, बिकॉज नेचुरल सेक्स एक अपोजिट, जो नेचुरल अट्रैक्शन है वो अपोजिट सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल अट्रैक्शन होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। नो इन्फॉर्मेशन ब्रीड्स मिस, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वहाँ मिसकॉन्सेप्शन होता है। सो प्रॉपर सेक्स एजुकेशन रिक्वायर्ड होता है। इन्फॉर्मेशन शुड बी डिसमेंटेड थ्रू पेरेंट्स एंड टीचर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। देन वोकेशनल गाइडेंस देना चाहिए उनको, कि कैसे जो सो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज किया जा सकता है। देन वोकेशनल गाइडेंस है, कैरियर के ऊपर गाइडेंस देना चाहिए। मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, अगर वो प्रोवाइड करता है कोई तो जो है सो रिलीजियस एजुकेशन जनरली प्रोवाइडेड एट होम पे होता है। इन डिसिप्लिन एंग्जाइटी एंड टेंशंस को जो है सो दूर किया जा सकता है। एडिक्वेट इंडिपेंडेंस देना चाहिए। देन जो है सो एक एज ग्रुप होता है जहाँ पे एडिक्वेट इंडिपेंडेंस की जरूरत होती है। सो सोशलाइजिंग एक्टिविटीज़ लाइक पिकनिक है, ट्रैकिंग है, हाइकिंग शुड बी इनकरेज्ड। प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट, ये एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे जो है सो एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलती है तो वो ऑटोमेटिक जो है सो अच्छे की ओर जाते हैं। देन सोशल एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि सोसाइटी में उनकी क्या ज़रूरत है, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं देनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने एल्डर ब्रदर से, अपने यंगर ब्रदर से जो है सो इंटरेक्शन करने का उनको बार बार मौका देना चाहिए। देन टीम कोहेसन एंड स्पोर्ट्स, टीम कोहेसन क्या होता है, टीम कोहेसन होता है एक साथ काम करना। टीम कोहेसन इज सम ऑफ द फोकसेस दैट इन्फ्लुएंस मेंबर्स टू रिमेन पार्ट ऑफ अ ग्रुप और टीम। टीम कोहेसन होता है एक साथ मिलकर एक ऐसा एम को पाने के लिए कुछ मेहनत करना, ताकि सारे के सारे लोग स्टिक रहे अपने टीम के लिए। हाईली कोहेसिव टीम इज लाइकली टू बी मोर यूनाइटेड एंड कमिटेड, एक अच्छी अगर कोहेसिव टीम होगी तो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड होगी, कमिटेड होगी टू द सक्सेस। एंड टीम लो इनका, जिन जिन टीम की लो को होगी कोहेसन, कोहेसन जो है टीम कोहेसन, उसमें हमेशा देखा गया है कि उनकी जो जो रिजल्ट है उसमें जो है हमेशा प्रॉब्लम होंगी। इट इज ऑफन सेड द टीम इज मोर देन जस्ट द सम ऑफ इंडिविजुअल प्लेयर, टीम सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर्स का ग्रुप नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है उस, दैट इज टर्म्ड एज टीम कोहेसन। और तीन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है आपके बुक में, अटेंशन, रेजिलियंस एंड मेंटल टफनेस। अटेंशन क्या होता है, अटेंशन इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन व्हाइल इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को दूर करके अपने जो फोकस है, जो एबिलिटी टू फोकस ऑन, जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके ऊपर आपको एम है, जिसके ऊपर आपका गोल है, उसके ऊपर फोकस करना, दैट इज अटेंशन। रेजिलियंस होता है द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड बाउंस बैक आफ्टर फेसिंग चैलेंजेस, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उसको क्रॉस करके बाउंस बैक करना, आगे आना। ये एक साइकोलॉजिकल quality है that can help athlete perform better and maintain their mental health. Then last is mental toughness, a psychological trait that help athlete perform well and cope up with challenges, जब भी challenges आता है उसको cope up करके अच्छा परफॉर्म करना। इट इज़ अ की फैक्टर इन सक्सेस इन स्पोर्ट्स, एक की फैक्टर है मेंटली टफ रहना, एंड ऑल्सो रिलेवेंट इन एजुकेशन इन द वर्क प्लेस, हर जगह जो है सो ये मेंटल टफनेस काम आता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है जो एथलीट को हेल्प करता है कोप अप करके आगे बढ़ने में। So this was chapter number 9 of physical education, grade 11 CBSE. If you have any doubt, do comment. Thank you all of you. We'll soon come with the last chapter of this book. Thank you once again all of you.